चलिए मेरे भाइयों, आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा दिन है। प्रकाश का जो अध्याय हमारा चल रहा था उस वीडियो का आज हम तीसरा वीडियो यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पणों की। समय ज़्यादा ना लगे आपका, इसलिए हमने पहले से ही लिख रखा है। हमने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जब ये अध्याय की शुरुआत हमने की थी, तब हमने आपको बताया था कि कहाँ से चीज़ें, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम और आगे बढ़े, फिर प्रकाश के परावर्तन पर आए कि किरणें कैसे टकराकर किधर जाती हैं, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ताकि दोबारा सा थोड़ा सा तुम्हें रिमाइंड हो जाए कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम का पहला नियम था। दूसरा नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बहुत छोटी सी और बहुत सरल परिभाषा है। सोचने पर ये लगता बहुत बड़ा है, लगती बहुत बड़ी है कि नहीं भाई कैसे याद होगी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर गहन अध्ययन करेंगे तो जो सामने लिखा है, जो शब्द हैं उसके, उसी शब्दों में उसकी परिभाषा छुपी हुई है। अब उसके जब हम और आगे बढ़ेंगे परावर्तन के बाद, तो ये परावर्तन जो हम शीशे देखते हैं, मिरर वगैरह, उसमें हमारी जो छाया बनती है, अब उनकी बात आ रही है। ये प्रकाश का जो चैप्टर है उसी में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आती हैं। हम पहुंच चुके हैं अब गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण क्या होता है, ये किस लिए जरूरी होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां लगे होते हैं, कहां काम आते हैं, ये हमने बताया कि हर एक चीज अपने आस पड़ोस में मौजूद है। बस जरूरत है थोड़ा सोचने की। हर एक चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है, हर एक चीज। गोलीय दर्पण की जहां तक हम बात करेंगे, गोलीय दर्पण हम शुरुआत कर रहे हैं, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, आखिर में गोलीय दर्पण नाम कहां से आया। जैसा कि इसका नाम है गोलीय, तो इसका जाहिर सी बात है गोला होगा। नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। जैसा कि इसका नाम है गोलीय, तो इसका मतलब गोला होगा। दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, तो इसका मतलब गोलाकार शीशा। अब इसको थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में, अब गोलाकार शीशा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, इसलिए हमने इसको गोलीय दर्पण बोल दिया। आप इसको अपनी देसी भाषा में समझिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक सतह पर पालिश होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। किताबी लैंग्वेज में अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अटपटा लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है जिसके कुछ शब्द आपको याद करने में भी परेशानी होगी। या यूं कहो कि वो शब्द जब पढ़ोगे आप, तो वो दो शब्द अगर बीच में एक परिभाषा में आ गए तो उनकी वजह से पूरी परिभाषा ही आपको बहुत कठिन लगने लगती है। इसलिए हमने अपने शब्दों में इसको लिखा है कि गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक सतह पर पालिश होती है। अब मैं बताता हूं, ये इस तरीके से गोला है, मान लो छोटा है लेकिन समझने की कोशिश करना, और हमने इसको ये काट लिया, तो ये मान के चलिए ये इतना ही हिस्सा तो हमने काटा, ये निकल आया, और इसके एक सिरे पर हमने पालिश कर दी, एक सिरे पर हमने पालिश कर दी, तो बस ये बन गया आपका गोलीय दर्पण। ये आपका बन गया गोलीय दर्पण। अब सोचिए इसको फिर से। गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। ये खोखला ही तो है, बीच में इसमें कुछ नहीं है। बीच में अगर खोखला गोला पूरा मिल जाए तो आप देखिएगा बीच में कुछ होता नहीं है। बस इसको जब काटोगे तो इतना हिस्सा अलग हो जाएगा, एक तरफ पालिश हो जाती है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है जिसके एक सतह पर पालिश होती है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। इधर समझिए, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये मैंने इसलिए अलग लिख रखे हैं क्योंकि अभी फिगर से मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सरलतम भाषा में आपके मस्तिष्क में मेरी सारी बात पहुंच जाए, और जो कि मैं पहुंचा भी दूंगा। अब
चूंकि ये दो प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण का पहला जो प्रकार है वो है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण सुनिए, वह उसी से मिलता जुलता, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसी से मिलता जुलता वह है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल हमने बताया था जब हमने परावर्तन पढ़ाया था कि जहां से किरणें टकराकर वापस आ जाती हैं उसी को परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। तो किस तरीके का धसा हुआ होता है भाई? हमने आपको यह बताया था, ये गोला काटा, इसमें गोला बनाया, इसमें से ये हिस्सा काट लिया, तो ये आपका इस तरीके का मिरर बन गया। तो हमने ये यहां पर अब बड़ा सा हम बना देते हैं, एक सतह पर हम इस साइड ये जो चिन्ह लगा रहे हैं ये पॉलिश को दर्शाते हैं कि हमने इस पर पॉलिश कर दी। तो अब देखो, अब इस परिभाषा को इससे थोड़ा सा रिलेट करो कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ है धसा हुआ होता है। तो इसका मतलब अब इसमें देखिए, अगर देखो तो दबा हुआ या धसा हुआ कौन सा हिस्सा लग रहा है? ये हिस्सा लग रहा है, अंदर वाला। इसका मतलब परावर्तक तल कौन सा हुआ? अंदर वाला। मतलब प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी, समझ रहे हो, इधर से आएंगी और यहीं से वापस चली जाएंगी। तो वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर का परावर्तक तल, जो ये परावर्तक तल है, धसा हुआ होता है, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। दोबारा से, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर होता है या तो धसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। मैंने फिगर के द्वारा आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। यह अवतल दर्पण है। यह किस तरीके से होता है? इसका जो परावर्तक तल होता है थोड़ा सा इस साइड मतलब धसा हुआ होता है और बाहर की तरफ पॉलिश होती है। हमारे पास अब दूसरा प्रकार है उत्तल दर्पण। नहीं, पहले इसी के बारे में हम सोच लेते हैं और थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये अवतल दर्पण क्या करता है? ये जो समांतर किरणें आती हैं, ये समांतर किरणें जो इसके पास आती हैं वो कहीं ना कहीं वापस जब जाती हैं तो एक जगह इकट्ठी कर देता है, ये एक जगह इकट्ठी कर देता है। तो अब याद करो वो चीज जो मैंने तुम्हें किरणों की प्रकृति समझाई थी, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी एक जगह इकट्ठी कर देता है, अपसारी फैला देता है। तो ये जब एक जगह इकट्ठी कर रहा है तो इसको और हम क्या बोल सकते हैं? इसको और हम बोल सकते हैं अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ये किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं। ये आपके आएगा तो जो एक एक नंबर वाले जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उसमें आ सकता है कि अवतल दर्पण को हम और क्या बोल सकते हैं, या निम्न में से ऐसा कौन सा दर्पण है जो किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है? तो या तो अवतल दर्पण लिखा होगा या अभिसारी दर्पण लिखा होगा। तो आपको दोनों में से एक चीज ढूंढनी है और उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका प्रयोग कहां होता है भाई? इसका प्रयोग जो होता है, उपयोग जो है, डॉक्टर द्वारा आंख और कान की जांच करने में या टेबल लैंप में। अच्छा, डॉक्टर के द्वारा जब जांच की जाती होगी, सोचो हमने पहले भी समझाया था कि ऑपरेशन थिएटर में एक जगह फोकस पड़े ऐसी मशीनें यूज होती हैं लाइट वाली। अब कान का, आंख का या गले की जो मशीन डॉक्टर के द्वारा या जो बनाई है उन्होंने, डॉक्टर को जो दे रखी हैं, वो ऐसी तो होंगी नहीं कि उनका प्रकाश चारों तरफ पड़े, मतलब मार रहे आंखों में और पड़े पूरे चेहरे पे। नहीं, उनके पास जो मशीन होती है उसमें इसी लेंस का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण का। क्योंकि ये किरणों को एक जगह, यानी कि प्रकाश के किरणों के जो पुंज होता है उसको एक जगह इकट्ठा करता है ताकि डॉक्टर एक ही जगह फोकस कर पाए। तो हम इसका उपयोग बता रहे हैं, कहां पे होता है?
डॉक्टर द्वारा आंख कान की जांच करने में जो उसके पास जो मशीन होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का। और टेबल लैंप में, टेबल लैंप देखी होगी जो टेबल पे ऐसे रखी रहती है, अब तो एलईडी लाइट्स आ गई हैं, अदरवाइज पहले एक प्याली वाली टेबल आती थी ऐसे करके, और उसमें जो पुराने लोग होंगे अब देखना आज भी कहीं ना कहीं मिल जाती है, उसमें एक चांदी के कलर की एक प्याली लगी रहती थी, इस तरीके की, ऐसी बिल्कुल गोल गोल प्याली लगी रहती थी ऐसी, और यहां पर बल्ब लगा हुआ होता था, और ये ऐसे मतलब ये टेबल लैंप समझ लो यही रखी है इस तरीके से, तो ये जो है ये टेबल लैंप हुआ। तो यहां पर जो प्याली लगी होती थी ये प्याली चांदी के कलर की, इसका काम ही यही था कि प्रकाश की पूरी रोशनी को एक जगह फोकस करना। टेबल लैंप का मतलब जब आप बैठो तो बिल्कुल किताब पे ही रोशनी गिरे और कहीं ना गिरे, तो इसका प्रयोग वहां भी होता है। अवतल दर्पण को समझ लीजिए कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण होता कैसा है, मैंने आपको फिगर बना के समझाया कि इस तरीके से एक तरफ पॉलिश होती है और परावर्तक तल इस साइड होता है। चूंकि ये प्रकाश, आने वाली प्रकाश की हर किरण को किसी एक जगह यानी कि एक जगह कहीं इकट्ठा कर देता है, तो इसको हम और क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। इसका उपयोग कहां होता है? डॉक्टर द्वारा आंख, कान या गले की जांच करने में, दूसरा टेबल लैंप में। गोलीय दर्पणों के प्रकार में अवतल दर्पण हमने आपको समझा दिया है। उम्मीद है वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जब तक देखेंगे, तीनों बार में मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे तो आराम से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी और समझ में आ जाएगा। यह पहला प्रकार था गोलीय दर्पण में। दूसरा प्रकार हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे और दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा उल्टा, जो इसमें था उसका ठीक उल्टा, मतलब काफी हद तक उल्टा, क्योंकि जो प्रयोग वगैरह है ऐसा तो है नहीं कि ठीक गलत कामों में हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इसकी जो संरचना है, जो इसका प्रकार है, वो इसके प्रकार से थोड़ा भिन्न है, बस इतना अंतर है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ या बाहर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, ये देखो ये लाइन और ये यहां से यहां तक लाइन सेम ही तो है, क्या ही याद करोगे उसमें? जो उसमें लिख रहे हो वही इसमें लिख रहे हो, बस दबा हुआ होता है किसमें? अवतल दर्पण में। इसमें क्या हुआ था? उभरा हुआ होता है। बस ये लाइन आपको याद करने वाली है, दोनों की दोनों, केवल इतनी, ये और ये। मैं याद करने का फंडा बता रहा हूं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अब भाई होता कैसा है उत्तल दर्पण? तो उत्तल दर्पण ये देखिए, अब अंदाजा करिए कि इसमें परावर्तक तल धंसा हुआ था, इसमें उभरा हुआ होता है, तो पालिश किधर होगी? अब पालिश भाई साहब अंदर की तरफ अब हो जाएगी, ठीक है? पालिश क्या होगी? अंदर की तरफ हो जाएगी। इसमें बाहर की तरफ था, इसमें अंदर, इसका परावर्तक तल धंसा हुआ था, अंदर की तरफ था, इसमें जो परावर्तक तल है वो ये हो जाएगा। परावर्तक तल आपका ये है, परावर्तक तल, इसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज है, चूंकि प्रकाश की किरणें हमेशा लेफ्ट साइड से पड़ेंगी, मैंने फिगर बिल्कुल सही बनाया है, उत्तल दर्पण होगा ऐसा ही, लेकिन बस इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज यूं करेंगे कि इसको हम यूं बनाएंगे, क्योंकि प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे गिरेंगी? इस साइड से गिरेंगी, जैसे इस साइड से इसमें गिर रही वैसे ही उस साइड से उसमें गिरेंगी, तो इसके अंदर साइड पॉलिश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने थोड़ा सा घुमा के उस साइड बना दिया था, चीज वो भी सही थी, बस थोड़ा किरणें जब डालते तब उसमें खेल गड़बड़ होता। अभी क्या है कि अब इसमें परावर्तक तल इस साइड आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, परावर्तक तल
ये वाला हो गया, ये पॉलिश वाला भाग हो गया, पॉलिश भाग। ठीक है, अब किरणें भाई साहब इधर से जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये परावर्तक तल है, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि किरणें जब हम डालेंगे तो उनकी दिशा भी दर्शाएंगे। तो ये किरणें जा रही हैं, ठीक है, किरणें गई। इसमें क्या कर रहा था, ये सोचो फिर दोबारा मैंने क्या बताया था। इसमें ये कर रहा था, किरणें टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद एक जगह इकट्ठी हो रही थी। मैंने बोला उत्तल जो दर्पण है वो थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा भिन्न है, तो इसमें एक जगह इकट्ठा कर रही प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा कर रहा था ये अवतल दर्पण। तो उत्तल क्या करेगा, सोच लिया होगा, उत्तल इनको फैला देगा, इधर उधर ऐसे ऐसे। ठीक है, फैला दिया इसने। अब इधर आओ, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ बाहर के लिए होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। मैंने आपको समझा दिया था। यह प्रकाश की समांतर किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अब भैया उत्तल दर्पण की जगह इसको आप अपसारी दर्पण भी कह लो, अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं इसको। ये दो दो नाम हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जाम में अवतल दर्पण ना देके अपसारी दर्पण लिख दिया, आप परेशान हो जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था या हमारे पता ही नहीं था ये क्या होता है। एक नाम और होता है, हम वो अभी वो बताएंगे लास्ट में, एक एक नाम और होता है। ठीक है, तो चूंकि ये अपसारी प्रकृति, अपसारी प्रकृति और समांतर प्रकृति मैंने किरणों की समझा रखी थी, तो उसी से संबंधित है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उसी से संबंधित है। चूंकि ये एक जगह इकट्ठा कर देता है तो क्या हुआ, अभिसारी दर्पण हुआ। ये वाला दर्पण क्या करता है उत्तल, ये किरणों को फैला देता है, तो ये अपसारी दर्पण हो गया। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने भर की चीज है, आपको केवल सोचना है। एक दूसरे से कनेक्टेड है, थोड़ा थोड़ा भिन्न है। एक चीज अगर आपने अच्छे से रट ली तो दूसरी चीज अपने आप आपके दिमाग में बस जाएगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका प्रयोग भाई साहब कहां होता है, ये देख लीजिए। इसका प्रयोग होता है वाहन जो हम मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, बस वगैरह चलती है उनके साइड मिरर में। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल में ये लगा, पीछे लगा होता है, बाइक में सॉरी कार में लगा होता है और सब उसमें लगा होता है। तो उसमें इसी का प्रयोग होता है, जिससे हमको दिखाई देता है कि यहाँ पीछे वाहन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्ट्रीट लाइट में भाई साहब क्यों होता होगा, इसका दिमाग लगाओ। स्ट्रीट लाइट थोड़ी ऊंची लगी होती है पहली बात तो, और ऊंची लगे होने के बावजूद भी वो रोशनी बहुत देती हैं। क्यों देती हैं, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का काम होता है किरणों को फैलाना। तो उसमें जो बल्ब लगा होता है, जब वो प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसमें ऐसा दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, अपसारी दर्पण या उत्तल दर्पण, जो किरणों को फैलाता है। तो ऊंचा लगा होने के बावजूद भी स्ट्रीट लाइट को आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा रोशनी फैला देता है। टेबल लैंप केवल किताब पर फोकस कर देती है, क्योंकि उसमें ये वाला लैंप दर्पण होता है। स्ट्रीट लाइट जो होती है उसमें ये वाला होता है, वो फैला देती है। अब एक बार देखिए इसको ध्यान से, हमने क्या क्या बताया। गोली दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके एक सतह पर पालिश होती है, गोली दर्पण कहलाता है। इसके दो भाग होते हैं, अवतल, इसके दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि जिसका परावर्तक तल धसा हुआ होता है। आप चम्मच देखिएगा भाई साहब, चम्मच देखिए आपने, जिससे आप स्पून खाना खाते हैं, इस तरीके की संरचना होती है, कुछ ऐसे ही तो खाना खाते हैं। तो ये देखिए, ऐसे समझ में, ऐसे करूंगा तो शायद आपको कर्व नहीं दिखेगा, ऐसे देखिए। चम्मच का ये वाला भाग जो है ये आपका अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, जो अंदर की तरह धसा हुआ होता है। ठीक है, और चम्मच का ये पीठ वाला, पीछे वाला हिस्सा जो ऐसे उभरा हुआ होता है, ये उत्तल दर्पण की तरह। इसको समझिए, मतलब मैं तुमको इतना घरेलू भाषा में समझा रहा हूं कि चम्मच से संबंधित, उसको चम्मच से जोड़ करके ये हो गया अवतल दर्पण इस साइड चम्मच से, और इस साइड वाली भाग हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है,
चूंकि अवतल नाम कैसे पड़ा, अवतल, तल मतलब तल, अब मतलब झुका हुआ, धसा हुआ, उत्तल, उत्तल, तल मतलब तल और उत्तल मतलब उभरा हुआ, तो उत्तल नाम हो गया। इनके नामों में ही छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। इनको और नामों से भी जानते हैं। एक नाम इसका होता है नतोदर, नतोदर दर्पण, ये हो गया नतोदर। और इसका होता है उन्नतोदर, उन्नतोदर। इनमें भी वही है, नतोदर मतलब जिसका उदर, उदर मतलब जिसका पेड़, नभा हुआ मतलब झुका हुआ है जिसका। अब जैसे गणेश जी को क्या बोलते थे, लंबोदर, लंबोदर, उनका उदर जो था वो काफी बड़ा था तो लंबोदर बोल दिया, इसीलिए उनको इसको क्या बोल रहे, नतोदर। इसका क्या है, पेट जो है दबा हुआ है, दबा हुआ है तो ये है नतोदर। उन्नतोदर, इसका क्या है, पेट उभरा हुआ है। आप देखो ना, परावर्तक तल जो है बाहरी साइड उभरा हुआ है, इसमें परावर्तक तल क्या है, धसा हुआ है। आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा मैं इसको डीप नहीं ले जाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं। इनके प्रयोग उपयोग ये ध्यान रखिएगा कि इसका कहां उपयोग होता है, इसका कहां उपयोग होता है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा आपके मस्तिष्क में पहुंच गया होगा। कोशिश करिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने की, और आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।